गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग यहाँ पे जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हम सभी जानते हैं, हम सभी इस चीज़ को आज समझने लगे हैं कि आज हम सभी के लिए हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। एक और सवाल कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर, उस प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें रादर देन कि बीमार होने के बाद हम इसके इलाज के ऊपर हम खर्चा करें। तो आज सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा अपने प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देंगे और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, बीमारियाँ होने से पहले अगर हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, तो हम ये ज़्यादा बेहतर है हमारी हेल्थ के लिए। क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ गए हैं हमारे लिए कि हम अपनी हेल्थ की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग जो भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की लाइफ़स्टाइल में हमारी, या हमारे डाइट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या ऐसी वजहें हैं कि हम आज की डेट में आजकल लोगों को ज़्यादा तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ, कि हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर है, जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, ये क्यों ज़्यादा लोगों को हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम प्रेज़ेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ के बारे में बात करें उसके पहले इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ का हर एक के लिए अलग-अलग मायने होते हैं, लेकिन अगर हम डब्ल्यूएचओ की डेफिनिशन देखें तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ आपका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड सोशल वेल-बीइंग बैलेंस्ड है, तो इसी को हेल्थ कहते हैं। ना कि सिर्फ हमें डिजीज नहीं है, वीकनेस नहीं है, तो इसको हेल्थ नहीं, बल्कि अगर हम फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड सोशल हर तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैलेंस्ड लाइफ बिता रहे हैं, इसी को हेल्थ कहते हैं। और ये कैसे आती है? तो इसके लिए 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ होते हैं, जिसमें क्या-क्या आता है? सबसे पहला नंबर है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम मूव करते रहें बॉडी को, हर एक बॉडी पार्ट्स से काम लेते रहें, इसको मूव करते रहें, तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद रिलैक्सेशन एंड स्लीप, क्योंकि जितना मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन और स्लीप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये ज़रूरी है कि स्ट्रेस फ्री और हो हम, और साथ ही साथ हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही होना चाहिए, वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके बाद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अगर हमारा मेंटल एटीट्यूड यानी हमारे अंदर होपफुलनेस नहीं है, हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। इसके लिए हमें इसके ऊपर भी काम करना इम्पोर्टेंट है। अपनी जो एटीट्यूड है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है, अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब हम किस, क्योंकि आज की डेट में हम खाना तो बहुत सारा खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर शायद कहीं न कहीं हमें या तो पता नहीं होता है, और इन बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और आज हम लोग इस प्रेज़ेंटेशन में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम। तो उसके लिए समझेंगे, सबसे पहले अगर हम समझना चाहते हैं न्यूट्रिशन को, अपनी बॉडी को, तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो हमारी बॉडी बेसिकली इन बॉडी सिस्टम्स से मिलके बनी है। ये 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, इन्हीं से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये बॉडी सिस्टम्स जो हैं अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम्स से मिलके बने हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब ये ऑर्गन सिस्टम्स भी अलग-अलग ऑर्गन्स से बने हैं। ये ऑर्गन्स टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यूज बहुत सारी सेल्स से बनती हैं। और ये सेल्स भी वाटर, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स से बनी होती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, बेसिकली हमारा बॉडी सेल्स से बना हुआ है, और ये सेल्स वाटर, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स से बनी हैं।
और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर देखें, हर एक सेल की रिक्वायरमेंट देखें, तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी की। पहला है एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम बैठे हों, सो रहे हों या एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हों, कुछ भी किसी भी स्टेज में हो, अगर हम जिंदा हैं तो हमें हर एक काम के लिए, इवन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए हर समय एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। सेकेंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ एंड रिपेयर, क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर बॉडी में उसकी ग्रोथ होती है, साथ ही साथ हम सभी की बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज में लगातार डैमेजेस होती रहती हैं, तो वहां पे रिपेयर का काम चलता रहता है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और तीसरा है प्रोटेक्शन, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, बहुत सारे पैथोजेंस, हार्मफुल केमिकल्स, बहुत सारी चीजें एंटर करती रहती हैं। हमारा बॉडी उनके लिए रिस्पॉन्ड करता है, अपने आप को उन सारे फॉरेन एलिमेंट्स से प्रोटेक्ट करता है, और इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये 3 हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि अपनी इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकें। तो और उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलता है? खाने में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है, यही हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमें वो फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर एंड वाटर। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए। दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब हम जो भी खाना खाते हैं, हम सभी की बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी इसको समझा है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टेजेस चेंज होती हैं, वैसे वैसे हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा देखें, छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनको एनर्जी रिच फूड और उनको ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत होती है, यानी हाई फैट और हाई शुगर डाइट की उन्हें जरूरत होती है। फिर यही बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो वो खेलने जाते हैं, उनको अब प्रोटेक्टिव फूड की भी जरूरत होती है। तो अब उनके डाइट में मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होने चाहिए, जो एनर्जी रिच, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। इसके बाद जब ये यंग एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो यंग एडल्ट्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो हाइट तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसके हिसाब से हम प्रोटीन कंजम्पशन नहीं ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हाइट बढ़ने के बाद भी हमारा मसल गेन नहीं होता है। तो इस एज में मसल गेन की जरूरत होती है, इसीलिए इस एज में बॉडी बिल्डिंग फूड और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव फूड की जरूरत होती है। फिर इसके बाद एक फेज आता है लेडीज की लाइफ में, जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेटिंग पीरियड में न्यूट्रिशनल, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और साथ ही साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, ताकि वो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फेज के जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं उसको कम मीट आउट कर सकें। और इसके बाद जो फेज आता है मिडिल एज का फेज, और साथ ही साथ ओल्ड एज तक। अब मिडिल एज से लेकर के ओल्ड एज तक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन सेम टाइम पे हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा बीएमआर डाउन हो जाता है, हमारी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेंस लो फैट फूड की जरूरत होती है। तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारी एज बदलती है, हम डिफरेंट सेगमेंट में एंटर करते हैं, हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं, और हमें हमेशा इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के अपने फूड को सेलेक्ट करना चाहिए। एक और चीज होती है जो हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और वो है हमारा एक्टिविटी लेवल।
कि हम जितना ज़्यादा हमारा एक्टिविटी लेवल जितना ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी उतनी ही ज़्यादा होती है। इनफैक्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ जाती है अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा हम मूवमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन आज की जो हम लोगों की लाइफ़स्टाइल है, इसमें देखें तो ज़्यादातर लोगों का काम ऐसा है कि हम सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल बिता रहे हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है, ये एक ऐसे इंसान का है, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक की जो लाइफ़स्टाइल है, इसमें ये सुबह 30 मिनट वॉक के लिए भी जाता है, फिर ऑफिस जाता है, काम करता है, वापस आता है, फिर शाम को आधे घंटे खेलने के लिए जाता है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जिम जाता है और फिर वापस आकर के डिनर करता है, टीवी देखता है, सो जाता है। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें कि किसी को भी ऐसा हम जानते हो जो सुबह वॉक करने भी जाता है, शाम को जिम जाता है, ऐसे इंसान को हम एक्टिव लाइफ़स्टाइल वाला समझते हैं। लेकिन अगर एक ऐसे इंसान की जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि वो 15 घंटे दिन में बैठ के बिता रहा है। तो हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितना एक्टिव हैं। और यही रीज़न है कि आज हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, लेकिन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अभी भी उतनी ही है। इनफैक्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अभी बढ़ गई है क्योंकि अभी हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और यही रीज़न्स हैं कि जो पहले की रिक्वायरमेंट थी और आज की रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। क्योंकि पहले का टाइम जो था, अगर हम 50 साल पीछे जाएँ तो या 100 साल पहले जाएँ, तो ज़्यादातर काम मसल पावर से करते थे। अगर किसी को कहीं जाना है तो चल के जाते थे, खेतों में काम सब मसल पावर से करते थे। लेडीज़ घर में जो भी काम करती थी, सब मसल पावर से करती थी। लेकिन आज की डेट में हमारे पास हर काम के लिए मशीन है, कहीं जाने के लिए गाड़ी है। और इसीलिए हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है। और अगर हम आज की डेट में भी पहले के जैसा ही फूड खाते रहे, यानी पहले जो हम खाया करते थे, जो हमारे पहले के जनरेशन वाले लोग खाया करते थे, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, अगर हम आज वो ही कंज्यूम करते रहें, तो ये हमारी बॉडी में एक्सेस कैलोरी डिपॉजिट कर देता है। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं। आज की डेट में हमें जो 5 टू 7 सर्विंग्स पहले कार्बोहाइड्रेट रिच यानी ग्रेन्स की ज़रूरत होती थी, आज की डेट में हमें 5 टू 7 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट जो है 2 टू 4 सर्विंग्स पर डे की हो गई है आज की डेट में, और वो भी होल ग्रेन्स को प्रेफ़र करें, क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें प्रोसेस्ड और पॉलिश्ड हैं। जैसे हम आज व्हाइट राइस कंज्यूम करते हैं जो कि प्रोसेस्ड है, जो पॉलिश्ड है, या दालों को देखें तो छिलके हटा के पॉलिश्ड दाल खा रहे हैं। आटा अगर पैकेट वाला ले आ रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी फाइबर निकला हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी हम ग्रेन्स खा रहे हैं ये प्रोसेस्ड और पॉलिश्ड हैं। लेकिन प्रेफ़र करें कि हम होल ग्रेन्स कंज़्यूम करें 2 टू 4 सर्विंग्स पर डे, और इसके साथ ही साथ एग्स, लो फैट डेयरी, ये सारी चीज़ें जितनी प्रोटीन रिच फूड्स हैं 2 टू 3 सर्विंग्स पर डे लेना चाहिए। फिर ऑयल, प्लांट ऑयल, हेल्दी ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स 1 टू 2 सर्विंग्स पर डे, और इसके साथ ही साथ रेड मीट, बटर और हाई ग्लाइसेमिक फूड मतलब जिसमें बहुत सारी शुगर हो। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत कम अमाउंट में हमें कंज़्यूम करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, आज की डेट में आप देखेंगे ट्रायंगल के बेस में लिखा हुआ है एक्सरसाइज़ एंड सप्लीमेंट्स। तो आज हमें एक्सरसाइज़ अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि पहले के टाइम में एक्सरसाइज़ काम में हो जाती थी। लेकिन आज हमें एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्स इसलिए कि अगर हम अपने डाइट को देखें तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे डाइट में लैक कर रही हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आज की डेट में रिकमेंडेशन है सप्लीमेंट्स यूज़ करने का। अब ये न्यूट्रिएंट्स करते क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये हमें एनर्जी देता है और साथ ही साथ हमारे मसल में ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। अगर आप अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आपको जल्दी से थकान नहीं होने देता है, आपके ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है और आपके मसल मास को भी प्रोटेक्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ये शुगर में कन्वर्ट होता है और शुगर आपकी सारी सेल्स उसको यूज़ करती हैं एनर्जी बनाने में।
दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, ये ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है। जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो ये अमीनो एसिड्स की एक लॉन्ग चेन होती है, हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट करता है और इन्हीं अमीनो एसिड्स को यूज करके हमारी बॉडी अपनी जरूरत की प्रोटीन्स को बनाती है। तो ये प्रोटीन जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। जितनी भी टिश्यू में डैमेज होती है उनको रिप्लेस और रिपेयर करता है। साथ ही साथ मसल्स और जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो सारी प्रोटीन से बनी हुई हैं। स्पेशली अगर देखें तो मसल्स, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड, बोन्स, नेल्स, हेयर, स्किन, ये सारी चीजें प्रोटीन से बनी हुई हैं। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ब्लड के अंदर। बहुत सारे एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स भी प्रोटीन से बनते हैं। तो इसलिए हमारे डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है प्रोटीन। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स की एक लॉन्ग चेन होती है। तो ये अमीनो एसिड्स अगर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर 22 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है, लेकिन 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और इन्हें हमें डाइट में ही लेना पड़ता है और इसीलिए इनको इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। हर दिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए हर एक नॉर्मल एडल्ट को। लेकिन अगर रियल फैक्ट्स को देखें तो ये रिसर्चर्स ये कहती हैं कि 80% इंडियंस अपने डाइट में एनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ 20% लोग हैं जो अपनी प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं इंडिया के अंदर। कई बार होता है नॉन वेजिटेरियंस को लगता है कि ये वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, लेकिन 90% वेजिटेरियन तो प्रोटीन डेफिशिएंट ही हैं। 85% नॉन वेजिटेरियंस भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। ये एक शॉकिंग फैक्ट है इंडिया का। और यही वजह है कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, बहुत सारी जगह पे आपके सामने ऐसे आर्टिकल्स आपके सामने से भी जरूर गुजरे होंगे जिसमें आपने देखा कि हम सभी कहीं ना कहीं प्रोटीन में लैक कर रहे हैं। और आप इमेजिन करके देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारी बॉडी की हर एक सेल प्रोटीन की बनी हुई है। हमारे ब्लड, बोन्स, नेल्स, मसल्स, ऑर्गन, सारी चीजें प्रोटीन की बनी हुई हैं। और अगर हमारे डाइट में हर दिन प्रोटीन की कमी है तो ये सारी चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। प्रोटीन, ये एक क्विक प्रोटीन कैलकुलेटर है। आप हर दिन का अपने जो भी आपने खाया, जो भी आप खा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप एक क्विक कैलकुलेशन करें तो आप पाएंगे कि अपने रिक्वायरमेंट का कहीं ना कहीं हम 50 to 60% ही प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर पा रहे हैं अपनी नॉर्मल डाइट से। और ऐसा इसलिए है कि आज कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से हम सभी लोगों ने अपनी डाइट कम कर दी है। अब डाइट कम होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट तो कम हो गया, कैलोरी क्योंकि हमें कम चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रोटीन भी हमारी बॉडी में कम जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी की हर एक सेल पे, हर एक सिस्टम्स पे पड़ रहा है। अब अगर देखें, हमें जब पता चला कि हमें प्रोटीन बढ़ाना चाहिए और अगर हम अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि जितने भी प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनको अगर देखें तो आप पाएंगे कि नेचर में जहां जहां भी जो प्रोटीन रिच सोर्सेज होते हैं उनमें फैट भी ज्यादा होता है। और अगर फैट ज्यादा होता है इसका मतलब कैलोरीज ज्यादा होती हैं। तो हम जब भी नेचुरल सोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो हमारा कैलोरी भी इंक्रीज हो जाता है। और यही वजह है कि आज प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको बिना कैलोरी इंक्रीज किए प्योर फॉर्म में प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन लेने से पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वो ही ले रहे हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी बना ले रही है तो हमारी बॉडी में जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी कमी रह जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए, साथ में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट।
और फैट का अगर नाम ले तो कई बार हमें लगता है कि अरे फैट तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है अगर देखें, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फैट ये तो सभी को पता है कि फैट जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, लेकिन और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जितने भी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू, जो फैट डिपॉजिट है, उसी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। तो अगर हम फैट बिल्कुल भी बंद कर दें, अपने डाइट में जीरो फैट डाइट पे चले जाएं, तो कुछ हार्मोन्स का डिसबैलेंस स्टार्ट हो सकता है। ब्रेन फंक्शन के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ज़रूरी है समझना, वो ये कि कौन से फैट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं और कौन से नहीं अच्छे होते हैं। इन्हीं को बैड फैट्स और गुड फैट्स कहते हैं। क्योंकि फैट जब भी आप खाते हैं, कोई भी फैट जो है वो लाइपेज और फैटी एसिड्स से मिलकर, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से मिलकर के बना होता है। और लाइपेज जो एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जब हम खाते हैं ये खाना जिसमें फैट है, तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में जाके कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये फैटी एसिड्स ही वो चीज हैं जिनको यूज करता है हमारा बॉडी अपने लिए, अपने हिसाब से फैट्स को बनाने का, जो बॉडी के लिए जरूरी है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें वो फैट्स कंज्यूम करने हैं जिसमें कि ऐसे फैटी एसिड्स हो जो हमारी बॉडी को चाहिए। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कौन से बैड फैट्स हैं और कौन से गुड फैट्स हैं। तो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीडाइज हाइड्रोजनेटेड, मतलब जो जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, जितने जो है वनस्पति घी है, ये सारी चीजें जो हैं ये बैड फैट्स हैं। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। गुड फैट्स कौन से होते हैं? जो ऐसे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो अनसैचुरेटेड हैं, ऐसे फैट्स जिनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी को जितने भी तरीके की फैट्स की रिक्वायरमेंट है, हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है। लेकिन सिर्फ दो फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, और ये दो फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो इसीलिए हमें ऐसी डाइट, ऐसे फैट्स लेने चाहिए जिसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हो। लेकिन एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो कैसा है हमारे डाइट में। क्योंकि जब भी ओमेगा 3 की कमी होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हार्ड होने लगती हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन्स ही वो चीज हैं जिसके थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल के अंदर एंटर करते हैं। और अगर ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर हार्डनिंग हो जाती है, तो ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर एंटर ही नहीं करने देती हैं। इसकी वजह से आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रिएंट्स आपकी सेल के अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन हार्ड हो गई है, थिक हो गई है। जब आप एनफ अमाउंट में ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसीलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 लेना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इनका रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये रेशियो कैसा होना चाहिए? ये रेशियो होना चाहिए 1:6। अगर ओमेगा 3 1 पार्ट ले रहे हैं, तो आप ओमेगा 6 पार्ट्स तक ले सकते हैं। लेकिन इंडियन डाइट के ऊपर हुई रिसर्चेस बताती हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, जिस भी तरीके के फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है, ये 1:30 से लेकर के 1:70 तक पहुंच गया है। यानी कि हम 70 पार्ट्स अगर ओमेगा 6 कंज्यूम कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 पार्ट ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके पीछे रीजंस क्या है? ओमेगा 3 रिच सोर्सेज अगर देखें, तो ये ठंडे पानी की मछलियों में ओमेगा 3 सबसे ज्यादा पाया जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में हम फिश वैसे भी बहुत कम खाते हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ कोल्ड वाटर नहीं होता है, तो वो फिश नहीं होती हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मात्रा में हो। और ओमेगा 6 प्लांट ऑयल्स में ज्यादा पाया जाता है, तो हम ज्यादातर ओमेगा 6 रिच प्लांट ऑयल्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे डाइट में ओमेगा 6 तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा कमी होती है।
और ओमेगा 3 करता क्या है अगर देखें, तो अगर ओमेगा 3 आप अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके डिप्रेशन और एंग्जायटी, माइग्रेन, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी को ठीक करता है, उसमें आपकी मदद करता है। बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी आई हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रेन फंक्शन, प्रेगनेंसी में ब्रेन फंक्शन को, ब्रेन के बनने में हेल्प करता है। आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैंसर होने से बचाता है। आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है। आपके हेयर, नेल्स और स्किन को अच्छा बनाता है। बॉडी के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, उसको भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 के और भी बहुत सारे रोल्स हैं, क्योंकि ये हमारी हर एक सेल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने डाइट में ओमेगा 3 का कंज़म्पशन बढ़ाना, अगर आप ये सारे बेनिफिट्स चाहते हैं तो। फिर आता है एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि जिसको कहते हैं रफेज या फाइबर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसको डाइजेस्ट करके, उसको एब्जॉर्ब करके आपके सेल्स तक भेजता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, हम कितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके और अच्छे से एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं भेज पाता है। और आपका बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो वेस्ट के साथ निकल जाते हैं। और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब आपके डाइट में फाइबर अच्छा होता है, रफेज का अमाउंट अच्छा होता है, तो ये खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कम करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा खाना जिसको खाते ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट करता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरह का स्केल है। आपके खाने में, आप वो खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल जितना तेजी से बढ़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। अब जब भी आप खाना खाते हैं, जैसे अगर चीनी का शरबत पिया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, तो यानी ये आपकी बॉडी के अंदर पहुँच के बहुत तेज़ी से शुगर रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एक साथ बहुत सारा एनर्जी तो रिलीज़ हो गया, जिसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है। और उसमें से बहुत सारा हिस्सा फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। वहीं अगर आप एक रोटी खाते हैं, एक फाइबर वाली, चोकर वाली रोटी खाते हैं, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। हो सकता है कैलोरी भी उतनी ही हो जितनी एक ग्लास शुगर वाले शरबत में थी, लेकिन अब ये जो है फाइबर के साथ है, ये कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आपकी बॉडी में जा करके धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे-धीरे शुगर रिलीज़ करता है, जिसको आपकी बॉडी देर तक यूज़ कर पाती है। वहीं जब हाई ग्लाइसेमिक फूड हम खाते हैं, तो एकदम से ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, थोड़ी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, बाकी डिपॉज़िट हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद फिर से हमें भूख लगने लगती है और हम लो एनर्जी फ़ील करने लगते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, साथ ही साथ फाइबर रिच डाइट होती है, आप सैलेड्स अच्छा खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में देर तक धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से फैट डिपोज़िशन भी कम होता है और आपका एनर्जी लेवल देर तक मेंटेन रहता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है अपने फैट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम रखना। और ये सबसे आसान तरीका है, आप अपने डाइट में जितना ज़्यादा फाइबर ऐड करेंगे, आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही लो रहेगा। इसके बाद एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्चुअली वाटर है, क्योंकि ये हमें दिन भर में 2 से 3 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। पानी अच्छे से हमें पीना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छा डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं बॉडी से, उसको निकालने के लिए ज़रूरी है। आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से हो, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज़ेशन अच्छे से हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारे फंक्शंस अच्छे से चलते रहें, हर एक जगह पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हर दिन 2 से 3 लीटर पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। अब देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात, वो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें बहुत थोड़ी-सी मात्रा में चाहिए होते हैं,
लेकिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे बोन्स और टीथ जैसे कैल्शियम से बने हुए हैं, घावों के भरने में या हमारी इम्यूनिटी के लिए, और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, सेलुलर डैमेज को रिपेयर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया इनके अंदर क्या-क्या आते हैं। पहले हैं विटामिन्स। अगर यहाँ पे आप देखें तो विटामिन्स, यहाँ पे पूरा एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से विटामिन का कौन-सा रोल होता है, और ये हम सब ने ज़रूर बचपन में पढ़ा होगा कि सारे जो विटामिन्स हैं, ये कितने एसेंशियल हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। और एक बार अगर हम देखें तो इनकी गवर्नमेंट ने एक आरडीए डिसाइड किया गया। आरडीए मतलब होता है रिक्वायर्ड डेली अलाउंस। इस ये आरडीए का मतलब ये होता है कि एट लीस्ट इतना अमाउंट हमें हर दिन खाने में लेना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अगर आप आरडीए देखें और यहाँ पे चार्ट में आपको सोर्सेज भी दिख रहे हैं कि कौन से विटामिन का कौन सा सोर्स होता है, और उसके बाद अगर आप क्वांटिटीज के ऊपर देखें तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें इतनी क्वांटिटी में हर दिन खा पाना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ये तो सिर्फ विटामिन्स की बात है। इसके बाद आते हैं मिनरल्स का भी एक चार्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मिनरल्स, उनके फंक्शंस और उनके आरडीए सोर्स और क्वांटिटी के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे जो चीजें हैं हर दिन इतनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसके साथ ही साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या चीज होते हैं? ये प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले वो चीजें हैं जो उस प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, उनके अंदर कलर्स, उनके अंदर सेपोनिन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं। और जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो सारी चीजें हमें भी वैसा ही प्रोटेक्शन देती हैं। कैंसर से प्रिवेंशन के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये उनसे लड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके बेनिफिट्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ सोर्सेज दिए हुए हैं। अगर हम इस टेबल के ऊपर भी गौर करें तो अगेन हम फिर देखेंगे कि इतनी सारी चीजें हर दिन खा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारे रीजंस हैं, अगर हम देखें तो जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की और जो हम खाना खा रहे हैं, तो हम उस खाने से हमारी बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की कमी हो गई है। और यही वजह है कि हमारी डाइट में इम्बैलेंस हो गया है। क्या क्या रीजंस है इसके पीछे? तो कहीं हमारे पास फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, हमारे पास ज्यादातर टाइम नहीं होता। अगर हम नॉर्मल डेज में देखें तो बहुत बार होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता है, और जब बाहर जाते हैं तो वहां पे जो अवेलेबिलिटी होती है, जो जंक फूड मिल रहा होता है, उसे खा लेते हैं। बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी चीज अनहेल्दी है। जो हमें टेस्टी लगता है वो हम खा लेते हैं। बहुत सारी बार होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हेल्दी खाना पका सकें और खा सकें, क्योंकि फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर हम हेल्दी खाना भी चाहें तो खाने के जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर इतने सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज हो रहा है कि वो हमारे खाने को अनहेल्दी बना रही हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ है हम सभी को कहीं न कहीं, कि हम जो घर में बना रहे हैं वो सब कुछ हेल्दी होता है, लेकिन इस मिथ को हमें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने घर में भी अगर हमारे कुकिंग के तरीके सही नहीं हैं, तो हम अपने घर में भी जंक फूड तैयार कर रहे होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राई करके बना रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर या फैट का यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में, तो हम एक जंक फूड तैयार कर रहे हैं। और जंक फूड, क्योंकि जंक फूड की डेफिनेशन क्या होती है? तो जंक फूड ऐसे खाने को कहते हैं जो आपको कैलोरी बहुत ज्यादा देता है,
लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम खाने के बारे में सोचें, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को ज़रूर सोचना चाहिए, तभी वो खाना हमें हेल्दी बना सकता है। कुकिंग के मेथड्स को अगर देखें तो क्योंकि इसके पहले मैंने डिस्कस किया, फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, बहुत बार टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने को, तो इंस्टेंट जो बन जाता है हम वो बना लेते हैं। हम कई बार छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट लॉस होता है। कई बार हम सब्जियों को छिलने और काटने के बाद वॉश करते हैं, वहां न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाता है। अगर हम आग पे डायरेक्टली खाने को सेकते हैं, यानी बारबेक्यू करते हैं, हीट पे रोस्ट करते हैं, तो अपने खाने में कार्बन कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं। वो स्मोकी फ्लेवर हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो कार्बन कंटेंट जो हमारे खाने में जा रहा है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। डीप फ्राई करना, डेफिनेटली हम सभी को पता है, डीप फ्राई करने से आपके न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है और फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है खाने में, तो हम एक जंक फूड बनाते हैं। फिर अगर हम अपने खाने में प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल, जिसको कि रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं, अगर हम अपने खाने में यूज कर रहे हैं, तो ये हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं, ऐसा रिसर्चेस कहती हैं। तो कभी भी रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। और अगर आप अपने घरों में देखें, तो बहुत सारे हम ऐसे कुकवेयर्स ऐसे यूज कर रहे हैं, यानी खाना बनाने के लिए ऐसे बर्तन यूज कर रहे हैं जो हमारे खाने में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना टॉक्सिक हो रहा है, यानी खाने में जहर घोल रहे हैं हम अपने बर्तनों के द्वारा। तो ये सारी चीजें, हमें इन सब के ऊपर ध्यान देना है अगर हम हेल्दी फूड तैयार करना चाहते हैं तो। और ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों की वजह से मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आप लोगों से डिस्कस किए, और इन सारे फैक्टर्स को अगर मिला दिया जाए, तो एक चीज निकल के हमारे सामने आती है कि आज की डेट में हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होता जा रहा है। यहाँ पे आपको दिया गया है बहुत ही एक आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, एक मेल का और एक फीमेल का कैसा होना चाहिए, मसल मास, फैट, नॉन इसेंशियल फैट, बोन और अदर ऑर्गन्स का कितना रेशियो होना चाहिए। लेकिन जब हम अपना जाकर के अपनी बॉडी की स्कैनिंग करवाते हैं, तो पाते हैं कि हमारी बॉडी में ये रेशियो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे साथ में एक चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी अगर रिक्वायरमेंट, जितना हमारा बीएमआर होता है, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट सिर्फ उतनी ही है पर डे की। लेकिन अगर 1300 से 1600 आपका बीएमआर है, और आप देखें कि 1300 कैलोरी बहुत ही आसानी से हम उसको सरपास कर जाते हैं पर डे। और यही रीजन है कि हमारा बॉडी मास कॉम्पोजिशन बहुत तेजी से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको सही रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या खाना है और कब खाना है, कितना खाना है। और यही सारी वजह हैं कि आजकल देखें तो बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, या बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजों से आजकल लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रोक की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी एक से दूसरे तक नहीं फैलती हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग इन सारी बीमारियों से परेशान हैं आज की डेट में। तो क्यों ऐसा है? उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट लाइफस्टाइल जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और अगर देखें, इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि इंडिया आज की डेट में डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। इंडिया में इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटिक्स रहते हैं। हार्ट डिजीज देखें तो 60% जितने भी वर्ल्ड के पेशेंट्स हैं वो इंडियन हैं। इंडिया में 40 करोड़ लोगों को आर्थराइटिस है। आप अपने आसपास जितने भी लोगों को देखते होंगे जो ओल्ड एज में है, आप हर किसी को पाएंगे कि उनको हड्डियों की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। ओबेसिटी अगर देखें तो इंडिया में 24% लोग ऐसे हैं जो ओबीज हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, जबकि 1995 में ये सिर्फ 8% था।
तो कितनी तेजी से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम अपने अगल बगल चारों तरफ ये देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी सांस से संबंधित बीमारियां या एलर्जी या ऐसी जो भी चीजें हैं, 5 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं पोल्यूशन की वजह से हर साल। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये बीमारियां हमें हो रही हैं। इतनी सारी चीजों के बीच में एक अच्छी चीज मैं बताऊं कि अगर हम अपनी डाइट का और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें तो इन सारी चीजों से हम इन सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छी न्यूज ये है कि जितनी भी ये डेथ्स हो रही हैं इन बीमारियों से, इनमें से 60% डेथ्स जो हैं इनको रोका जा सकता है अगर अपने डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर हम काम करने को तैयार हों। और ये डॉक्टर जेम्स कोलगन का जो कि नोबेल प्राइज नॉमिनी रह चुके हैं, उनका कहना है कि जिन लोगों के पास आज डाइट और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए अच्छा है कि वो आगे फ्यूचर में अपना टाइम और पैसा रिजर्व कर लें बीमारियों के लिए। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये इम्पोर्टेंट है, आज ही हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, नहीं तो कल हमें ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा बीमारियों के ऊपर। तो क्या करना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए? हर दिन ये 4 चीजें हैं जो हमें हर दिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हर दिन एक्सरसाइज करिए। दूसरी चीज, हेल्दी खाना तैयार करिए। अपने किचन में जो भी हम खाना बना रहे हैं, हेल्दी तरीके से खाना बनाइए। फूड चॉइसेस के ऊपर ध्यान रखिए कि हम जो भी चीजें ला रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बाद भी अगर गैप रह जाता है कहीं हमारे न्यूट्रिशन में, तो अपने खाने में सप्लीमेंट्स को शामिल करिए। थोड़ा सा इन सब के बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम रोज सुबह वॉक करने जाते हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन ये आप सभी को समझना इम्पोर्टेंट है कि वॉकिंग एक एक्टिविटी है, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप वो चीजें करें जो आपकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करें। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा वर्कआउट करें, स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए ऐसा वर्कआउट करें जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता हो, जैसे रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें। स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए अपनी मसल्स के ऊपर स्ट्रेंथ डालना, मसल्स को पुश करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी मसल्स स्ट्रांग बने। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप बहुत सारे योगा या ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करें, क्योंकि ये सारे मिल करके आपकी हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। इसके बाद सेकंड चीज जो मैंने कहा कि हेल्दी तरीके से खाना बनाइए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि हम अपने घर में कई बार ऐसे कुकवेयर यूज कर रहे हैं जो हमारे खाने में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये कौन से कुकवेयर होते हैं, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले बहुत कॉमन है, हमारे घरों में बहुत ज्यादा नॉनस्टिक कुकवेयर का यूज हो रहा है। और नॉनस्टिक कुकवेयर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें आपका खाना कम ऑयल में तैयार हो जाता है। और एक बार क्योंकि हम सभी अगर अपने वेट के लिए कंसर्न होते हैं, अपने फैट मास को कम करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि फैट को अपने डाइट से हमें कम करना है और हम नॉनस्टिक कुकवेयर को यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं हो कि उन कुकवेयर्स के साथ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप 200 डिग्री से अगर ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो टेफ्लॉन की कोटिंग है वो डिकम्पोज होने लगती है और वो एक जहर को रिलीज करती है जो आपके खाने में मिक्स हो जाता है। और इंडियन कुकिंग में 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर पहुंचना बहुत ही कॉमन सी चीज है। यानी कि अगर आप उस बर्तन में खाना बना रहे हैं तो अपने बर्तन में कुछ ऐसे, अपने खाने में कुछ जहरीले केमिकल्स को हम मिक्स करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और ये केमिकल्स अगर आप हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण पाया गया है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर के कुकवेयर को अगर हम देखें तो ये दोनों ही रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जो भी खाना आप बनाते हैं ये जो धातुएं हैं उसमें डिसॉल्व होती हैं। और अगर एल्यूमिनियम हमारे खाने में ज्यादा पहुंच रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा पहुंचता है, तो ये हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। सेम यही चीज कॉपर के साथ भी, अगर कॉपर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। कॉपर के बर्तन जो हैं इसमें आप खाना खा सकते हैं लेकिन खाना पकाने के लिए नहीं होते हैं ये कुकवेयर।
साथ ही साथ एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो कभी भी अगर आप इसमें कोई भी एसिडिक चीजें डालते हैं, जैसे कि दही, विनेगर, टमाटर, कोई भी ऐसी एसिडिक चीजें यूज कर रहे हैं अपने फूड प्रिपरेशन में, तो ये मेटल्स बहुत तेजी से डिसॉल्व होती हैं आपके खाने में, और आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट पहुंच जाता है इन मेटल्स का। तो बेटर और सेफ कुकवेयर कौन से हैं अगर देखें तो सिरेमिक के बर्तन हैं, लेकिन सिरेमिक के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर प्योर सिरेमिक आप यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही मुश्किल है, उसकी हैंडलिंग, वो टूट जाते हैं। अगर वो कोटेड सिरेमिक है तो आप देखेंगे उसमें चिपिंग बहुत जल्दी से होने लगती है। ग्लास कुकवेयर भी सेफ कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन ग्लास के साथ भी हैंडलिंग की प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद देखें आयरन कुकवेयर भी सेफ कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन आयरन के साथ थोड़ी सफाई की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पोरस होते हैं। अब इन पोर्स के अंदर जो भी हमने खाना बनाया, आपको पता होगा कोई भी मेटल जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड होता है, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, तो उन पोर्स के अंदर जा करके ऑयल वहां पे स्टक हो जाता है, और जब हम उसकी सफाई कर रहे होते हैं तो वो आयरन, वो जो पोर्स हैं वो वापस से छोटे हो जाते हैं, वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऑयल वहां पे ट्रैप्ड हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम फिर जब हम कुकिंग करते हैं तो वो जो रेंसिड फैट के जो पार्टिकल्स थे जो वहां पे ट्रैप हो गए हैं, वो हमारे खाने में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने का जो नेचुरल टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। साथ ही साथ ये भी एक रिएक्टिव मेटल है, तो इसमें आप जब भी कोई भी एसिडिक चीजें यूज करेंगे, अगर आप टमाटर डालते हैं अपनी सब्जी में, या विनेगर या दही यूज करते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि अगर आप लोहे की कढ़ाई में इस तरीके का खाना बनाते हैं जो जो एसिडिक हो, तो आप देखेंगे कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो क्लीन हो गई तो वो जो उसमें गंदगी जो भी लगी हुई थी वो सारी हमारे खाने में मिक्स हो जाती है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इसमें हमें कोई भी एसिडिक फूड कभी भी कुक नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सेफ कैटेगरी के अंदर, आते हैं स्टील के कुकवेयर। स्टील के कुकवेयर भी सेफ कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये कोई भी केमिकल्स रिलीज नहीं करते हैं, कोई गैसेस रिलीज नहीं करते, रिएक्टिव मेटल भी नहीं है, तो इसलिए ये सेफ कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्टील के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज कि ये हीट का बैड कंडक्टर है, तो जब भी इसमें हम खाना बनाते हैं तो ये जलने और चिपकने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि स्टील अगर लो क्वालिटी का है तो वो भी निकेल और जिंक और मोलिब्डेनम, कई तरीके की हैवी मेटल्स रिलीज करता है हमारे खाने के अंदर। तो इसीलिए स्टील सेफ कुकवेयर है, इसकी हैंडलिंग भी इजी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टील बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लो क्वालिटी का स्टील है तो निकेल, क्रोमियम और भी बहुत सारी हैवी मेटल्स रिलीज करने लगता है। तो इसीलिए हमेशा हाई क्वालिटी 300 या 400 सीरीज के ही कुकवेयर सेफ होते हैं कुकिंग के लिए। अब हमारे सभी के घरों में बर्तन तो स्टील के सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन आप जा करके अपने किचन में अगर चेक करें तो आप इसको नोट करिएगा कि कितने बर्तन ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टील की ग्रेडिंग लिखी हुई है। तो आप पाएंगे शायद बहुत ही कम, या जो आपके एक्सपेंसिव वाले स्टील के कुकवेयर हैं सिर्फ उनके ऊपर स्टील की ग्रेडिंग लिखी होती है, बाकी किसी पे स्टील की ग्रेडिंग नहीं लिखी होती है, क्योंकि ज्यादातर जो बर्तन हैं स्टील के वो सब स्क्रैप से बनाए जाते हैं, और स्क्रैप का मतलब होता है कि बहुत सारे तरीके के कचरे को इकट्ठा करके बर्तन बनाए जाते हैं, और इसीलिए वो स्टील की ग्रेड नहीं लिख पाते हैं। और अगर लो क्वालिटी का स्टील है तो हम उसमें खाना खाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, पर अगर हम उसमें कुकिंग कर रहे हैं तो वो हैवी मेटल्स रिलीज कर सकता है। इसीलिए एमवे क्वीन कुकवेयर की अगर बात करें तो ये 18x8 स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, 3 प्लाई टू 7 प्लाई इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये कुकवेयर खास इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि आप इनमें लो ऑयल और लेस मॉइस्चर में कुकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी फेवरेट खाना है, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे वो दाल मखनी हो, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, ये सारी चीजें जीरो ऑयल में तैयार कर सकते हैं इन कुकवेयर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी है। ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी को इंश्योर करने के लिए इन कुकवेयर्स में अंदर की तरफ कार्बन की लेयर डाली गई है, क्योंकि कार्बन एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो अंदर की तरफ कार्बन स्टील की लेयर है जो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से आप इसमें जीरो ऑयल में खाना बना पाते हैं। साथ ही साथ विटालॉक टेक्नोलॉजी है जो न्यूट्रिएंट्स लॉस होने से रोकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इस
इसके अंदर लो मॉइस्चर कुकिंग कर सकते हैं। लो मॉइस्चर कुकिंग करने से फायदा ये होता है कि जब भी हम ज्यादा पानी डाल के खाने को पकाते हैं तो पानी के साथ जो जो इवेपोरेशन होता है, जो स्टीम निकलती है, उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी डिप्लीट कर जाते हैं। लो मॉइस्चर कुकिंग जब आप करते हैं तो आपके बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को ये कंजर्व करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लो एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट कुकवेयर है ये ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी की वजह से, तो बहुत आपका एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। साथ ही साथ ये कुकवेयर आपको 30 सालों की वारंटी देते हैं, यानी आप एक बार खरीदते हो लाइफ टाइम ये कुकवेयर आपके साथ रहते हैं। फिर थर्ड जो हमने बात की थी कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, कैसा खाना होना चाहिए, आपका दिन भर की डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप दिन भर में 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, 25% हाई प्रोटीन फूड्स खाइए, 25% ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होना चाहिए हमारे डाइट के अंदर। वहीं अगर हम देखें उल्टा होता है, हमारे खाने के अंदर रोटी और चावल यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सबसे ज्यादा हम ले रहे हैं, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। साथ ही साथ हर दिन एटलीस्ट एक सर्विंग डेयरी की जरूर लेनी चाहिए। इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप हर दिन में 5 से 7 बार फल और सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, आप हर दिन अपने बॉडी वेट के बराबर उतने ग्राम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं कि हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। तो अगर हमारे डाइट में कहीं न्यूट्रिशन की कमी रह जा रही है तो इस गैप को सप्लीमेंट से पूरा करने की जरूरत है। सप्लीमेंट्स की अगर बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि सिंथेटिक चीजें हमारी बॉडी के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। सप्लीमेंट्स अगर आपको लेने हैं तो नेचुरल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक सप्लीमेंट्स लैब में तैयार किए हुए होते हैं, वही नेचुरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्लांट से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और इसलिए वो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। जबकि जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही छोटा होता है और इसीलिए वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी नेचुरल चीजों को रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए उनको अच्छे से अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है, क्योंकि नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं वो कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं, वही सिंथेटिक सप्लीमेंट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में या चिलेटेड फॉर्म में होते हैं। तो आपकी बॉडी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उनको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक न्यूट्रिएंट जिसके ऊपर वो बेस्ड है सप्लीमेंट, उसकी ही मात्रा पाई जाती है। जबकि आप नेचर में देखें तो कोई भी फूड ऐसा नहीं होता है जिसमें केवल एक न्यूट्रिएंट पाया जाता हो, क्योंकि हर एक फूड में हो सकता है कोई एक न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, लेकिन अदर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ मिल के अच्छे से सिनर्जिस्टिक एक्शन करते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको ब्लू में दिख रहा होगा एक मैन मेड विटामिन सी है, इसको जब देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी होता है। वहीं अगर आप विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा रिचेस्ट सोर्स जो एसिरोला चेरी है, एसिरोला चेरी के कंसंट्रेट को अगर देखें तो उसमें विटामिन सी के साथ और भी अदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये सारे न्यूट्रिएंट्स साथ मिलकर के अच्छे से काम कर पाते हैं। यही सारे रीजंस हैं कि हमें सिंथेटिक की बजाय हमेशा नेचुरल सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। नेचुरल सप्लीमेंट्स की अगर बात आती है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऑर्गेनिक होने चाहिए। नेचुरल के साथ साथ ऑर्गेनिक होने चाहिए, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट्स हैं जब वो प्लांट से बनाए जाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, और अगर ये प्लांट्स जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है मतलब उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो जब उनका कंसंट्रेट तैयार करते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स भी कंसंट्रेटेड मात्रा में हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी सप्लीमेंट की बात आए, नेचुरल के साथ साथ ऑर्गेनिक होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अनवांटेड अमाउंट्स में पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर जाने से बच सकें।
तो सप्लीमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें लेना इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि मैंने कहा था मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ये है प्रोटीन की। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हों, ऐसा ही प्रोटीन सप्लीमेंट हमें कंज़्यूम करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का नंबर, क्योंकि अगर हमें कहीं भी लगता है कि हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिन में 5 से 7 बार कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंट कंज्यूम करना, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारे डाइट में ओमेगा 3 बहुत कम हो गया है और ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये लेना इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मिलती हैं, वो चीज़ें आप कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ फाइबर का सप्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज हम जो भी खाना खा रहे हैं, हर जगह से फाइबर डिप्लीट हो गया है हमारे डाइट में से, इसलिए फाइबर इम्पोर्टेंट है। और जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम जो आता है, ये है न्यूट्रीलाइट का, क्योंकि न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट बनाने वाला ब्रांड है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास 200 साइंटिस्ट की टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जितने भी पौधे उगाते हैं, उनके लिए नॉन जीएमओ सीड्स यूज करते हैं। इसको समझना जरूरी है। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर आप देखें तो बहुत सारे आज के जो फल सब्जियां अनाज जो भी हम खाते हैं, अगर आज से हम 100 साल पहले जाएं तो या उससे पहले जाएं, तो देखेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं, इनका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। अगर गेहूँ का एग्जाम्पल लें, तो गेहूँ जो है, पहले का गेहूँ बहुत लंबा, उसका पेड़ बहुत लंबा होता था, उसकी बालियाँ बहुत छोटी होती थी और दाना बहुत पतला होता था। लेकिन आज की डेट में गेहूँ का पेड़ बहुत छोटा होता है, उसकी बालियाँ बहुत बड़ी होती हैं और दाना बहुत मोटा होता है। ये चेंज कैसे आया? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से। और ये इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, तो पैदावार बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट था इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए। तो इसलिए ये सारे चेंजेस किए गए। लेकिन इन सारे चेंजेस के दौरान वो जो फूड है वो न्यूट्रिशनली इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि आज के गेहूं में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह से सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने भी फूड्स हैं, सब में इस तरीके के मॉडिफिकेशंस किए जा चुके हैं। लेकिन न्यूट्रीलाइट में हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो ओरिजिनल स्पीशीज यूज की जाएं, ताकि आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जा सकें। तो इसलिए नॉन जीएमओ सीड्स को यूज करते हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी सर्टिफाइड फार्म्स हैं, जहाँ पे वो सर्टिफाइड है इस बात के लिए कि उनके अंदर कोई भी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इंडिया में लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट है तमिलनाडु में मदुरई के अंदर। तो बहुत ही हाई क्वालिटी से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और प्रोडक्ट्स बनने के बाद भी हजारों क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं, ताकि लगातार आपको इफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जा सके। और बहुत सारे पेटेंट्स हैं इनके पास में, और ये आपको बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन प्रोवाइड कर पाते हैं और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। इसी वजह से सीड से लेकर सप्लीमेंट तक टोटल कंट्रोल अपने हाथ में होने की वजह से बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। और बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, नेचुरल फूड, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें अगर आप ले रहे हैं, इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार को ये बीमारियां होने से रोक सकते हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये वो बीमारियां हैं जो हमें पता नहीं होता कि ये बीमारी हमें क्यों हुई, और होने के बाद जिनका कोई डेफिनेट इलाज नहीं होता है। मतलब अगर हमें इनमें से कोई भी बीमारी एक बार हो जाती है, तो हमें अपनी लाइफ उस बीमारी के साथ बितानी पड़ती है, उसको मैनेज करते हुए। तो उस बीमारी के साथ उसको मैनेज करते हुए अपनी लाइफ बिताने से ज्यादा बेहतर है
कि हम अपने डाइट, एक्सरसाइज, फूड और सप्लीमेंट्स इन सारी चीज़ों के ऊपर आज ही फ़ोकस करें, ताकि इन सारी चीज़ों से हम बच सकें। तो एक लंबे और हेल्दी लाइफ के लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अपने हेल्थ फैक्टर्स को जानिए कि कहाँ-कहाँ पे चीज़ें लैक कर रही हैं। अब हमारी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसको समझिए। अनहेल्दी फूड को का कंज़म्पशन कम करिए या इसको अवॉइड कर सकते हैं, जितना उतना अवॉइड करिए। जितने भी प्रोटेक्टिव फूड हैं, हेल्दी फूड हैं, उनको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। इन सब के बावजूद भी गैप रह जा रहा है, तो अपनी डाइट में ऑर्गेनिक और नेचुरल सप्लीमेंट्स को ऐड करिए। हेल्दी अपने कुकिंग के तरीके को स्विच करिए, हेल्दी कुकिंग के ऊपर फोकस करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए और अपना मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव बना के रखिए। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही मैं बातचीत आपसे करूँगी और इसी के साथ मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। एक चीज़ बस मैं आप लोगों से कहूँगी कि जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है, उनके पास आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एज, इन सब के हिसाब से आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस उनके पास हैं। इसलिए आप उनसे ज़रूर बात करिए, आप उनसे कनेक्ट करिए, वो आपको बहुत सारे तरह की सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस इस